दोस्तों, दुनिया की सबसे दिलचस्प और जटिल जियोपॉलिटिक्स इन दिनों एक ही मुद्दे पर घूम रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले, भारत के साथ रिश्तों में बढ़ती खटास और इसके बीच भारत का अचानक उठता हुआ कूटनीतिक कद। ऐसा कद जिसे अब दुनिया खुली आंखों से देखना तो चाहती है, मगर स्वीकार करने में अभी भी हिचक रही है। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये कहानी है ईगो की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की और उन फैसलों की जो एक अकेले व्यक्ति के ट्वीट और बयान से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक एक लेयर हटाकर समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका में खुद ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि साहब, आपने भारत के साथ रिश्ते में जो आग लगाई है उसका धुआं अब पूरे अमेरिका में फैल रहा है। लोग कहने लगे हैं कि फसल सड़ रही है, गोदाम भर गए हैं, चीन माल नहीं उठा रहा और अब उम्मीद बची है तो सिर्फ भारत से। लेकिन क्या भारत वो राहत देगा? दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमेरिका के मिडवेस्ट के उन खेतों से जहां सोया, ग्रेन और सॉर्गम जैसी फसलों की मीलों मील लंबी पट्टियां दिखाई देती थीं। ये फसलें सिर्फ खेती नहीं थीं, ये अर्थव्यवस्था थीं, वोट बैंक थे और डोनाल्ड ट्रंप के कोर सपोर्टर्स यानी मैगा बेस का गर्व थीं। पर जब चीन के साथ ट्रंप ने व्यक्तिगत खुजली में टैरिफ युद्ध शुरू किया तो हुआ क्या? चीन ने अमेरिका को सख्त संदेश दे दिया, आप टैरिफ लगाते रहो, हम आपका माल नहीं खरीदेंगे। नतीजा ये हुआ कि 12 से 15 अरब डॉलर के सोया के ऑर्डर साल भर में गायब हो गए। किसान सड़क पर आ गए, माल गोदामों में सड़ने लगा। अब अमेरिका के नेता क्या कहते हैं? इंडिया इज आवर बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी भारत ही अब अमेरिका की इन पड़ी हुई फसलों को खरीद सकता है। और यही बात यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रिएट ने सेनेट सुनवाई में कह दी। उन्होंने कहा कि भारत ने इस बार जो ऑफर दिया है कृषि सेक्टर में, ऐसा ऐतिहासिक ऑफर हमने कभी नहीं देखा। हम दंग हैं कि भारत इतने बड़े मार्केट एक्सेस के लिए तैयार है। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर अमेरिका की दूसरी तरफ एक चर्चित कांग्रेस वुमन सिडनी कामालागा ने अमेरिका की आंखें खोलने की कोशिश की। उन्होंने यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार सेल्फी उठाकर हवा में लहराई और कहा, ये देखो, तुमने भारत को मॉस्को की तरफ धकेल दिया है। इसके लिए भारत नहीं, अमेरिका दोषी है। तुमने रिश्तों में खटास पैदा की, भारत ने नहीं। दोस्तों, ये बयान हल्के में नहीं आया है। ये वो बयान है जो अब अमेरिका में धीरे धीरे मुख्य धारा में चढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, उनके इरिटेटेड बयान और भारत के खिलाफ बेतुकी शिकायतों ने अमेरिका भारत रिश्तों को नुकसान पहुंचाया है। और सबसे मजेदार बात क्या है? ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया अमेरिका में राइस डंप कर रहा है और इसलिए टैरिफ लगाओ, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका का सिर्फ 3.45% राइस भारत से आता है, यानी लगभग ना के बराबर। भारत का असली चावल मिडल ईस्ट जाता है, गल्फ जाता है। अमेरिका तो भारत से नाम मात्र का राइस इंपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप को कोई समझाए कि भाई, चावल तुम्हारे देश में आता ही नहीं है, तुम किस चीज पर टैरिफ लगाओगे? किसी ने कान में बोल दिया कि भारत डंपिंग कर रहा है और बस उन्होंने लगा दिया आरोप। अब भारत क्या करेगा? भारत को क्या फिक्र? भारत के पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत के पास विकल्प है। और विकल्प क्या है? देखिए, पहला विकल्प ओमान। प्रधानमंत्री मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अगले हफ्ते ओमान जा रहे हैं। वहां सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन होने वाला है। 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अब सिर्फ फाइनल औपचारिकता रह गई है। दूसरा विकल्प न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले भारत आ रहे हैं। जब कोई देश का मंत्री खुद आ जाए तो इसका मतलब है कि नीचे की सारी बातचीत और सौदे तय हो चुके हैं, बस अंतिम सिग्नेचर होने बाकी हैं। भारत और न्यूजीलैंड का एफटीए किसी भी पल साइन हो सकता है। तीसरा विकल्प यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और भारत का ट्रेड पैक्ट फिनिश लाइन पर है, जबकि यूरोप को भारत से शिकायतें थीं। पहली, कार्बन टैक्स विवाद, दूसरी, रूस से भारत के ऊर्जा संबंध। लेकिन इसके बावजूद यूरोप ने कहा, नो प्रॉब्लम, लेट्स साइन द डील। क्यों? क्योंकि यूरोप को खुद रूस की गैस चाहिए। वे बोलेंगे क्या? भारत को कह रहे हैं तेल मत खरीदो और खुद गैस ले रहे हैं। भारत ने साफ कह दिया, हम अपने हित पहले देखते हैं। और अब दुनिया मान रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में नहीं आता। दोस्तों, अमेरिका सोचे समझे बिना टैरिफ की धमकी देता है, लेकिन भारत, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनमें से कोई भी अब अमेरिका के टैरिफ से डरने वाला नहीं है। ये 1990 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। अब ये कहानी एक और दिशा लेती है। दुनिया देख रही है कि भारत अकेले नहीं चल रहा। भारत लगातार अपने ट्रेड नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। गल्फ से लेकर यूरोप तक, रूस से लेकर पैसिफिक तक, भारत अपने लिए रास्ते खोल रहा है। और इस सब के बीच कौन अकेला हो रहा है?
अमेरिका, और ये बात अब अमेरिकी ही बोल रहे हैं। अब जरा सोचिए, अमेरिका अपने कोर किसानों को संभाल नहीं पा रहा, चीन ने ऑर्डर काट दिए, भारत अभी फुल प्रीमियम पर खरीदना नहीं चाहता, यूरोप ने अपने ऊर्जा संकट के चलते रूस पर निर्भरता नहीं छोड़ी, और इस सब के बीच ट्रंप को लगता है कि वो अपनी धमकियों से दुनिया को घुमा सकता है। दोस्तों, आज की दुनिया 1980 की दुनिया नहीं है। आज कोई भी किसी का डर नहीं खाता, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। भारत ने रूस से तेल लिया, अमेरिका ने कहा गलत किया। भारत ने कहा हम सस्ता लेते हैं, हमारे नागरिकों का भला होता है, और तुम भी गैस ले रहे हो तो हमें मत सिखाओ। भारत ने यूरोपियन यूनियन से कहा हम कार्बन टैक्स पर समाधान ढूंढने को तैयार हैं, लेकिन टेढ़ा टैक्स नहीं चलेगा। यूरोप मान गया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भारत से व्यापार बंद करना उनके लिए खुदकुशी होगा। भारत ने ओमान और न्यूजीलैंड को बोल दिया हम तैयार हैं। दोनों देशों ने हाथ आगे बढ़ा दिए। नीचे दुनिया बदल रही है, ऊपर ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया इज डंपिंग राइस। भाई साहब, कौन बताए कि अमेरिका में भारत का चावल आता ही नहीं है। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ ये नहीं बता रहा कि भारत की जगह दुनिया में कितनी बदल गई है, ये भी बता रहा है कि अमेरिका की पुरानी सुपर पावर वाली आदतें अब नहीं चलेंगी। भारत आज उस स्थिति में है जहां वो किसी से भी बात कर सकता है, किसी भी शर्त पर मोलभाव कर सकता है, और किसी भी डील को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ सकता है। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है, ट्रंप को तो बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि ट्रंप के बयान हर दिन एक नई दिशा पकड़ लेते हैं। कभी बोलेंगे इंडिया चीटर है, कभी बोलेंगे इंडिया बेस्ट फ्रेंड है, कभी बोलेंगे इंडिया हमारी फसल नहीं खरीदता, कभी बोलेंगे इंडिया हमारी उम्मीद है। उधर भारत क्या कर रहा है? देश दर देश एफटीए पर एफटीए, सीईपीए पर सीईपीए, व्यापारिक गलियारे पर व्यापारिक गलियारा खोल रहा है। अब प्रश्न ये है, क्या भारत अमेरिका की फसल खरीदेगा? क्या भारत ट्रंप के टैरिफ का जवाब देगा? क्या भारत अपनी धुरी बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका अपने ही फैसलों के कारण दुनिया से अलग थलग हो रहा है? धीरे-धीरे अपने इसके जवाब हम पार्ट 2 में गहराई से खोलेंगे, दुनिया जहां हम बात करेंगे भारत की ग्रैंड ट्रेड स्ट्रेटजी, आने वाले 5 साल में भारत किस देश को केंद्र बनाकर क्या प्लान कर रहा है, और अमेरिका के साथ रिश्ते किस मोड़ पर जाने वाले जो हैं। भू राजनीतिक तनातनी पिछले कई हफ्तों से बढ़ रही थी, आज वो एक और स्तर पर पहुंच गई, जब अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के तट के पास संचालित एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को कब्जे में लेने की पुष्टि कर दी। ये कार्रवाई सिर्फ एक समुद्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्तों में वैश्विक तेल बाजारों में इसका असर साफ साफ दिखना तय है। जिस तरह से वॉशिंगटन ने ये कदम उठाया है, उससे ये भी संकेत मिलता है कि दक्षिण अमेरिका में मौजूद संसाधनों, खासकर कच्चे तेल के क्षेत्रों को लेकर शक्ति संतुलन में नए बदलाव तेजी से सामने आ सकते हैं। वहीं वेनेजुएला ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि ये कदम भविष्य के लिए बेहद खतरनाक मिसाल बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव बढ़ता रहा तो ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि ओपेक देशों के भीतर भी दबाव और ध्रुवीकरण का माहौल तेज हो सकता है। उधर उत्तरी अमेरिका में मौसम ने एक बार फिर अपनी ताकत का असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन स्टेट में लगातार गिरती भारी बारिश ने नदियों का जलस्तर अचानक ऊपर पहुंचा दिया है, और स्थानीय प्रशासन को हजारों लोगों के लिए संभावित निकासी आदेश देने पड़े हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश का पैटर्न अगले 3 दिनों तक और खतरनाक हो सकता है, जिससे भूस्खलन, सड़क धंसने और बिजली नेटवर्क के टूटने जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। कई परिवार अपने घरों को छोड़कर अस्थायी शेल्टरों में शिफ्ट हो रहे हैं, और स्थानीय स्कूलों को भी सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। बचाव टीमें दिन रात ऑपरेशन में लगी हुई हैं, और ड्रोन के इस्तेमाल से नदी किनारों की निगरानी लगातार की जा रही है। ये वही इलाका है जहां पिछले साल आई बाढ़ ने करोड़ों डॉलर का नुकसान किया था, और अब फिर से वैसी ही स्थिति बनने का खतरा दिख रहा है। दूसरी ओर कनाडा ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्ती बढ़ाते हुए 4 चरमपंथी और विद्रोही संगठनों को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी इकाइयों की सूची में शामिल कर दिया है। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इंटेलिजेंस साझेदारी के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे कनाडा की सीमा में फंडिंग, भर्ती और डिजिटल प्रचार करने वाले नेटवर्क पर कड़ा शिकंजा कसा जा सकेगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये फैसला सिर्फ घरेलू सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते साइबर रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एक अहम रणनीतिक कदम है। इसी बीच अमेरिकी कांग्रेस में भी हलचल तेज रही, और प्रतिनिधि सभा के एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सदस्य ने 2 सितंबर को हुए विवादित बोट स्ट्राइक केस की जांच से खुद को अलग कर लिया है। ये वही मामला है जिसने पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी मीडिया और रक्षा विभाग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि अभी भी कई दस्तावेज और बयानों की समीक्षा बाकी है, लेकिन इस पीछे हटने को राजनीतिक दबाव और पक्षपात के आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है।
अब बात भारत की, जहां आज एक बार फिर देश की राजनीतिक और कानूनी हलचलें सुर्खियों में रहीं। गोवा नाइट क्लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने खुद को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही है और भरोसा जताया है कि वे न्यायपालिका के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। इस केस ने पूरे देश में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठा दिए हैं और अब राज्य सरकार पर भी जांच की गति बढ़ाने का दबाव है। वहीं चुनाव आयोग ने आज 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए ये सुविधा नहीं दी गई है, जिससे विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये अपडेट बेहद अहम है। दिल्ली में भी आज कानूनी मोर्चे पर बड़ी हलचल देखने को मिली, जहां दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शर्जील इमाम का एक पुराना भाषण दंगों से जुड़े कई आरोपियों के खिलाफ सबूत का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये केस दिल्ली की राजनीति, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका ऑल 3 के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है, क्योंकि इससे ये भी तय होगा कि भाषण, मंशा और हिंसा के बीच की कानूनी सीमा कहां खड़ी होती है। दुनिया में फैली इन खबरों के बीच एक और महत्वपूर्ण आर्थिक बहस छिड़ी गई है, जिसके केंद्र में अमेरिका का नया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम है। निवेशकों के लिए बनाई गई इस नीति को अमेरिका अपना आर्थिक इंजन तेज करने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए एक नए रास्ते के रूप में देख रहा है। हालांकि इसके भारत सहित कई देशों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि इससे तालमती निवेशक और उद्यमी अमेरिका की ओर और तेजी से आकर्षित हो सकते हैं, जिसके कारण कई स्थानीय स्टार्टअप बाजारों में टैलेंट ड्रेन और पूंजी पलायन जैसी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। उधर यूरोप में सुरक्षा एजेंसियां मध्य पूर्व के हालिया तनावों के बाद अलर्ट पर हैं। कई देशों ने सीमा जांच और एयरपोर्ट सुरक्षा को और सख्त किया है। जर्मनी, फ्रांस और इटली ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि आने वाले त्योहारों के मौसम में सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। ये वही समय है जब पिछले वर्षों में कई आतंकी घटनाएं हुई थीं और इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी छोटी सूचना को भी गंभीरता से ले रही हैं। इधर एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन, जापान और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद आज फिर सुर्खियों में रहा, जब फिलीपींस ने दावा किया कि चीनी कोस्ट गार्ड ने उनके सप्लाई मिशन को रोकने की कोशिश की। ये घटना दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते तनाव की एक और कड़ी है, जहां बीते महीने भी कई बार जहाजों के धारी रूप से पास आने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये टकराव इसी गति से बढ़ता रहा तो ये सिर्फ समुद्री सीमा विवाद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की रणनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।